A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Dear students, welcome to today's session, and we are going to do financial markets. Financial markets are the mechanism that allow people to trade financial instruments such as stocks and bonds, and there are other financial instruments as well. आपको एक बात मैंने बताई थी कि when we are talking about financial system consists of three parts: financial markets, a market where buyer and seller come to sell and purchase the stocks or bonds type of financial instruments. Second part of financial system is financial instruments, or third part is the financial institutions, financial intermediaries. ये तीनों पार्ट मिलकर एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं. We are going to talk about financial markets, and the main type of financial markets are money market and capital markets. Money market, the market where short-term securities are traded. एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से अगर हम यहाँ मीनिंग लें तो उसको एक स्टैंडर्डाइज मीनिंग देते हैं लेस देन 1 ईयर. ठीक है. सो सिक्योरिटीज आर जो मेच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, और ये जिस मार्केट में ट्रेड होते हैं उसको हम मनी मार्केट का नाम देते हैं. लेस देन 1 ईयर और लेस. इनकी लिक्विडिटी हाई होती है. लिक्विडिटी एंड लो रिस्क जो है इनकी करेक्टरिस्टिक्स में शामिल होती है मनी मार्केट्स की. दे आर इन डेट नेचर ओनली. ठीक है, उधार की नेचर होती है इनकी. सम बेसिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दे आर ट्रेजरी बिल्स, there are commercial papers, there are certificates of deposits, banker sector acceptance, and repurchase agreements. First, we talk about treasury bills. ट्रेजरी बिल्स ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और इनकी जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और पार पे ये मेच्योर हो जाते हैं. इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता. ये जो है बायर का जो गेन है वो डिस्काउंट के थ्रू होता है. जब ये डिस्काउंट पे इशू होंगे, इशू ये होते हैं आपके डिस्काउंट पे. ठीक है. और जब ये रिडीम होते हैं, रिडीम एट पार वैल्यू. ठीक है, पार वैल्यू पे ये रिडीम होते हैं. फर्स्ट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल इशू करती है, टी बिल. वो इशू करती है लेट्स से 1 टी बिल फॉर ₹80, और वो जो इशू हो गया. अब ये 3 महीने बाद जब रिडीम होगा तो रिडीम ये हो जाएगा ₹100 का. रिडीम एट पार जो ये ₹20 होंगे. दिस इज द इनकम ऑफ द बायर. ये मैंने एक एग्जांपल दिया. वैसे इतना ज्यादा रिटर्न होता नहीं इनके ऊपर, रिटर्न बहुत कम होता है. इनको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज भी कहते हैं, और मे वी से इट इज अ डिफॉल्ट फ्री सिक्योरिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती. ये इशू बाय गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट के पास जो है वो करेंसी इशुएंस अथॉरिटी है. गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं होती, तो ये डिफॉल्ट फ्री इसको कह सकते हैं. और हम लोग इसको एज अ रिस्क फ्री, जब भी इसका रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं विच इज क्वाइट लो, उसको हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं. और रिस्क फ्री रेट में मेनली जो ड्राइवर्स होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द रेट होता है, और प्लस इन्फ्लेशन उसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं. तो ये आ जाएगा जी आपके पास. इट हैज अ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, और इंटरेस्ट रेट रिस्क अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई
जो है वो डिसाइड होता है, और डिमांड सप्लाई, और इसको जो इसमें इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम रियल इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, तो वो जो रेट बनता है वो टी बिल का रेट बनता है। सेंट्रल बैंक बायस टी बिल्स एंड प्रिंट मनी, ठीक है। सेंट्रल बैंक बाय करता है एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, डेट मोनेटाइजेशन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेट मोनेटाइजेशन, तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल बैंक टी बिल्स को बाय करके पैसा गवर्नमेंट को देता है, और सेंट्रल बैंक आपको पता है हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होता है, और अगर वो मे बी वो टी बिल ले और जो पैसा वो गवर्नमेंट को दे वो पैसा प्रिंट करके दे, तो दैट इज कॉल्ड डेट मोनेटाइजेशन। उसके बाद इट इसका एक और फीचर जो है टी बिल का वो ये है, इट इज़ अ डीप मार्केट। और डीप मार्केट क्या होता है, ये ऐसी मार्केट होता है वेर यू कैन बाय लार्ज अमाउंट। अब देखें, आप किसी भी मार्केट में जाएं, अगर वहां पे आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं तो मार्केट में कमी हो जाएगी, उस चीज की डिमांड हो जाएगी। और अगर आप वो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी जो है डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे उसकी प्राइस पे फर्क पड़ता है। लेकिन एक डीप मार्केट होती है, डीप मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर आप लार्ज क्वांटिटीज को बाय करें लेकिन आपका प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे नहीं, और आप लार्ज क्वांटिटी को सेल करें तो प्राइसेस उसकी डाउन नहीं जाएंगी। ये ऐसी मार्केट है, ट्रेडी बिल की जो मार्केट है, ये ऐसी मार्केट है जहां पर जितने मर्जी आप टी बिल्स खरीदें उसकी प्राइसेस नहीं इंक्रीज होंगी, और जितने मर्जी आप मार्केट में टी बिल्स सेल करें उसकी प्राइसेस जो हैं वो गिरेंगी नहीं। Then we come towards the other another money market instrument, that is commercial papers, or commercial paper is the name of the short term unsecured, unsecured जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी एज सच कोई मॉर्गेज या कोई प्लेज नहीं पड़ा होता, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द कॉर्पोरेशन। मेन डिफरेंस इज इट इज ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है और ये इशू की जाती है बाय द कॉर्पोरेशन। A large, well-established corporation have found that borrowing directly from the investors uh, थ्रू कमर्शियल, मतलब ये मतलब जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसा रेज करती हैं थ्रू कमर्शियल पेपर्स। सो कमर्शियल पेपर्स लाइक टी बिल्स इज इशूड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है टी बिल्स की तरह, और ये रिडीम होता है एट पार। वही एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताई है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन मैच्योरिटी रेंज है कमर्शियल पेपर की वो 30 to 60 days और लेस। you can issued they can be issued up to 270 days। कमर्शियल पेपर जो है वो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू टी बिल। डेफिनेटली वो जो है वो डिफॉल्ट फ्री है, वो गवर्नमेंट इशू करती है, कॉर्पोरेट इशू करती है, एंड कॉर्पोरेट हैज some tendency to get default as well, so there is a larger risk in these securities, but as compared to long-term securities or capital market instruments that are less risky stock और इसका रिटर्न भी कम होता है। Another financial instrument, money market financial instrument, is the bankers acceptance। Bankers acceptance are the instrument generated to facilitate commercial trade। जो भी commercial trade transactions होती हैं उनको facilitate करने के लिए bankers acceptance का instrument generate किया गया है। इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे अ लोन, के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टू रीपे द लोन टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर होता है इंस्ट्रूमेंट्स का उसको रीपे द लोन इन केस ऑफ द डेटर जिसने लोन लिया है फेल टू परफॉर्म it's his or her obligation। So banker acceptance are short-term fixed income securities that are created by the non-financial firms और जिनकी पेमेंट जो है guaranteed by the bank होती है, वो create करते हैं banker acceptance की securities को। This short-term loan contract typically has a higher risk, higher interest rate
Then other short-term securities, because it compensate for the compensation for the default risk के होने की वजह से इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर होता है एज कंपेयर टू अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट इसको हम रीपो भी कहते हैं, रीपो रेट्स। सिंपल है, इज द सेल ऑफ द सिक्योरिटी का सेल है विद द कमिटमेंट बाय द सेलर। कि जो सेल कर रहा है सिक्योरिटी को वो उस सिक्योरिटी को वापस बाय करेगा फ्रॉम द परचेजर और एट द स्पेसिफाइड प्राइस और एट द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। ये वीक तक का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओवरनाइट भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो रिपो इज दी कलेक्टिवाइज्ड शॉर्ट टर्म लोन वेयर कोलेक्ट्रल इज अ सिक्योरिटी। जो कोलेक्ट्रल होता है इसके अंदर ये रिपो रेट उस पे लगता है, इसके अंदर क्या करते हैं वो सिक्योरिटी को एज अ कोलेक्ट्रल रखवाते हैं, इसका रीपरचेज का एग्रीमेंट होता है। मतलब कोई बैंक है वो टी बिल अपने स्टेट बैंक के पास रखवा के या अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रखवा के थोड़े अरसे के लिए लोन ले सकता है और वो सिक्योरिटीज जो है वो एज अ जो है वो कोलेक्ट्रल पड़ी होती है, स्टेट बैंक के पास पड़ी हो सकती है। द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सेल प्राइस, जो परचेज प्राइस और सेल प्राइस के दरमियान डिफरेंस है जो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट कहलाती है। डिफरेंस बिटवीन मतलब सेल करके रीपरचेज करेगा तो बैंक जो है अगर स्टेट बैंक को सेल करता है अपनी सिक्योरिटी थोड़े अरसे के लिए मतलब हफ्ते के लिए, तो जब वो परचेज करेगा तो हायर अमाउंट पे हायर प्राइस पे करेगा और वो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड रिपो रेट। तो फिर उसमें जो सेल प्राइस और परचेज प्राइस है उसके उससे हम लोग रिपो रेट फाइंड कर सकते हैं और वो जो वापस रीपरचेज प्राइस होगी वो हायर होगी सेल प्राइस से। If the agreement is for a loan of funds for one day, it called the overnight repo। मैंने आपको एक दिन का भी कहा कि एक दिन का भी repo होता है तो इसको overnight repo कहते हैं। If the term of the agreement is more than one day, so इसको फिर हम लोग कहते हैं term repo। जो ओवरनाइट होता है जो एक दिन के लिए होता है उसे ओवरनाइट रिपो कहा जाता है, जो मोर देन वन डे होता है उसे टर्म रिपो कहा जाता है। So there was some examples of the money market ताकि आप थोड़ा सा understand करें what is the money market and how it's operate. Then we move towards the capital market and capital market के अंदर कौन से instruments सेलर परचेज होते हैं, that are the long term सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड और जिनकी मेच्योरिटी जो है डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म को डिफाइन करें उनकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होगी। ठीक है, दे आर नॉट लिक्विड, इनकी लिक्विडिटी काफी कम होती है और इसके अंदर रिस्क जो है क्योंकि टर्म ज्यादा है तो रिस्क इनका ज्यादा होता है। द नेचर इज अ डेट नेचर और दे कैन बी इन इक्विटी नेचर एज वेल और दे कैन बी हाइब्रिड एज वेल। ठीक है, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है, दोनों में ये इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट में भी और बॉन्ड मार्केट दोनों में कैपिटल मार्केट है। प्रेफर्ड स्टॉक बोथ इक्विटी एंड डेट नेचर, तो प्रेफर्ड स्टॉक को हम हाइब्रिड नेचर कहते हैं। क्यों हाइब्रिड नेचर कहते हैं मैंने पहले भी बताया था। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर ओनरशिप होती है, ठीक है, जो एक कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक है ओनरशिप होती है बट वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, वोटिंग राइट इसमें नहीं होता। और दूसरा अगर आप मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक को देखें तो इसमें जो डिविडेंड है वो आपका फिक्स होता है। ठीक है, डिविडेंड इसके अंदर फिक्स होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब फिक्स इनकम इसको मिलती है तो वो एक किस्म की डेट नेचर आ जाती है। ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है इक्विटी नेचर बट देयर आर सर्टेन स्ट्रिंग्स व्हिच मेक्स दिस डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन स्टॉक। लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज इसमें हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है, टर्म टू मेच्योरिटी होती है
और उस इक्वल इंटरेस्ट रेट पर आप जो है वो उधार या देते हो या किसी से लेते हो, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज आ जाती हैं। बायर इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटीज इज लेंडिंग मनी टू द इशूअर, जो इशू करता है वो अंडरटेक वो ओब्लिगेशन, वो एक जिम्मेदारी उठाता है पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करने की। जो इशूअर है वो पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करता है ऑन दिस लोन और रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एट द स्टेटेड मैच्योरिटी डेट। जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। इसके अंदर जिम्मेदारी ली जाती है कि पीरियोडिकली जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जो पूरी के पूरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी डेट को वापस कर दी जाएगी। इसके दो मोस्ट कॉमन जो हैं वो बॉन्ड्स हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड जो लोकल गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो इशू करती है, देयर आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जिनको हम लोग जो इशू करते हैं बाय द कॉर्पोरेशंस। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की टाइप है दैट इज टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है, सर्टिफिकेट्स जिसको हम TFCs भी कहते हैं। और अगर आप इस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का इस्लामिक वर्जन देखना चाहें तो इस्लामिक वर्जन भी है पाकिस्तान में अवेलेबल, जिसको हम सकूक का नाम देते हैं, सकूक। दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहें तो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी जा सकते हो और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पे भी देख सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पे भी आप देख सकते हो कि ये डेट कौन से हैं और टर्म्स सर्टिफिकेट्स कौन से हैं। उसके बाद इनकी रेटिंग्स की जाती है, जिसकी दो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, पैकरा एंड JCR विज, ठीक है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज की क्या रेटिंग असाइन की हुई है इन अदारों ने। लॉन्ग टर्म कॉमन स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटी की तरफ आते हैं, दैट इज अ कॉमन स्टॉक इक्विटी, वेरी सिंपल। और सबसे ज्यादा जो है वो कंपनीज की इशूड करदा स्टॉक जिसको हर कोई खरीदता है और everyone who buy the traditional stocks are the common stockholder. Common stock represents the ownership interest of the corporation or equity of the stockholder। जो भी इसको खरीदेगा वो फर्म के अंदर थोड़ा सा हिस्सस का मालिक होगा, मतलब फर्म के अंदर उसकी थोड़ी सी जितने भी उसने इन्वेस्टमेंट की है उतनी उसकी ओनरशिप होगी। इन केस ऑफ प्रॉफिट उसको डिविडेंड दिया जाएगा और इन केस ऑफ लॉस जितनी उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी वो उसका लॉस होगा, उतना ही वो लायबल होगा। इसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी भी कहते हैं कि वो लायबल है अपनी इन्वेस्टमेंट तक बस। द होल्डर ऑफ द जो कॉमन स्टॉक का होल्डर है वो जो है वो किन चीजों का इंटाइटल होता है, इसमें इसको कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला है कि ये अटेंड करता है और वोट करता है एनुअल जनरल मीटिंग में ऑफ द शेयर होल्डर, सो इट इज अ जेन्युइन ओनर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और उसके बाद ये रिसीव कर सकता है क्या, डिविडेंड रिसीव कर सकता है, जो इसका राइट है। तीसरी चीज इसके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये जो है ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स है, ये ओरिजिनल ओनर्स हैं कंपनी के, तो इनका एसेट्स के ऊपर जो क्लेम है वो रेजिजुअल क्लेम कहलाता है, ठीक है। तो ये जब इफ एनी द कॉर्पोरेट इज बैंकरप्ट, जब कॉर्पोरेट बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले लेट्स से जब एसेट्स की डिवीजन की जाएगी तो एसेट्स की डिवीजन में सबसे पहले जो पैसे दिए जाएंगे वो डेट होल्डर्स को दिए जाएंगे,
ठीक है, डेट होल्डर्स को देने के बाद जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी कज़ाए ऑनर होते हैं स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है, उसके बाद सारी ओब्लिगेशंस पूरी करने के बाद एंड पे जो बारी आएगी वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स की आएगी, विच मीन they have the residue claim on company's assets। ठीक है, तो ये इधर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में काफी जो कुछ बता दिया, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन है। प्रेफर्ड स्टॉक भी इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं। इट हैज अ इन्फिनिटिव लाइफ। ठीक है, इन्फिनिटिव लाइफ जो है वो, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी। तो ये जो है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस ये प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड मिलता रहता है एंड पे डिविडेंड्स, इसके ऊपर डिविडेंड। और डिविडेंड जो मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक है वो फिक्स्ड डिविडेंड देता है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव की बाद में बात करेंगे। क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऐसे होते हैं कि अगर किसी साल कंपनी को लॉस हुआ है और डिविडेंड मिस हो गया है तो अगले साल कंपनी अगर अगले साल वो प्रॉफिट में जाती है तो पिछला डिविडेंड मिला के अगले के साथ वो टोटल डिविडेंड देती है। नॉन क्यूमुलेटिव ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं जिसके अंदर अगर लॉस हो जाए और डिविडेंड मिस हो जाए तो अगले साल अगर कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देगी तो पिछले को स्किप कर दिया जाएगा और उसको जो है उसी साल का डिविडेंड दिया जाएगा। ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है क्योंकि इट रिप्रेजेंट ओनरशिप सच एज कॉमन स्टॉक और द डिविडेंड आर यूजुअली फिक्स, रिप्रेजेंटेड द फिक्स इनकम सिक्योरिटी। तो इस वजह से इसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर जस्ट लाइक द हाइब्रिड कार्स जिनमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों फंक्शन होते हैं, इसके अंदर ओनरशिप भी होती है और इसके अंदर फिक्स इनकम फिक्स रिटर्न भी इन शेप ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे एसेट्स होते हैं हुज वैल्यू, जिनकी वैल्यू ड्राइव होती है, वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट पे इनकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। इनमें मोस्ट कॉमन जो है दे आर वेरी हाई रिस्क एंड हाईली इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी होती हैं। इसमें मोस्ट कॉमन आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, फ्यूचर्स आ जाते हैं, फॉरवर्ड्स आ जाते हैं, स्वैप्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, और इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है अंडरलाइंग एसेट। और अंडरलाइंग एसेट्स में हम लोगों के पास मोस्टली फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। मतलब मेनली फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आपके पास स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ही आ जाते हैं जिनके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। कमोडिटीज भी आ जाती हैं समटाइम्स, कमोडिटीज, लेकिन कमोडिटीज अब एज यू नो इट इज द रियल एसेट, तो वो फाइनेंशियल एसेट में नहीं आएगा, रियल एसेट में आ जाएगा। लेकिन रियल एसेट हमारी पोजेशन में नहीं होता जब हम फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट में डील कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे दे देते हैं फ्यूचर मार्केट में ताकि आपको पता लग जाए कि अंडरलाइंग एसेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लाइक टुडे आई एम टेकिंग t इज इक्वल टू 0। अगर आज मैं देखूं तो लेट्स से मैंने HBL का शेयर खरीदा और HBL का शेयर मुझे जो मेरे पास जो उसकी प्राइस है आज आ रही दैट इज 100। ठीक है, एट t 100 मतलब सॉरी t 100 को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एट t60 मतलब 60 दिनों बाद, आफ्टर 60 डेज। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्टॉक विल, ये स्टॉक जो है ये नीचे चला जाएगा, इट विल बी गोन टू दी, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक ये 70 रुपए तक चला जाएगा। ठीक है, तो
let's say I'm Mr. A. So Mr. A make a deal at time 0 with Mr. B, and he said that at after 60 days at time 60, ठीक है, B will buy the HBL stock from A for rupees 105 and A secure himself at the price 105. B जो है on the other hand ये expect कर रहा है कि HBL का शेयर जो है वो मे बी HBL का शेयर जो है वो 115 से ऊपर चला जाएगा आफ्टर 60 डेज, मतलब दोनों किस्म के लोग हैं। तो बी एग्रीड के ए जो है वो HBL का स्टॉक जो है वो दे देगा आफ्टर 60 डेज, और बी जो है उसकी 105 रुपए कीमत दे देगा। तो ये ऑब्लिगेटेड हो गया है बी, अब बी ने खरीदना ही खरीदना है, ठीक है, 105 का शेयर ए से उसने खरीदना है। Now we come towards after 60 days at time 60, तो टाइम 60 पे क्या हुआ, लेट्स से जो प्राइस है स्टॉक की वो चली जाती है 90 पे, ठीक है, HBL की स्टॉक की प्राइस 90 पे। अब दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, लेकिन एक को फायदा हुआ है और एक को नुकसान हुआ है। ए ने बी को स्टॉक दे दिया, ठीक है, HBL का स्टॉक बी के पास चला गया और बी ने जो कि उनकी टर्म थी उसके मुताबिक 105 जो है वो ए को दे दिए। अगर आप इसको देखें तो आपको पता लग जाएगा कि फायदा किसको हो रहा है। अभी मार्केट में जब T60 पे मार्केट में HBL का शेयर जो है वो 90 का है, तो उस लिहाज से जो प्रॉफिट हुआ है, जो फायदा हुआ है वो एक हुआ है। अदरवाइज अगर उसने ये स्टॉक रखी रखता अपने पास और 60 डेज बाद मार्केट में जाके बेचता तो उसे 90 रुपए मिलने थे, लेकिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको 105 मिले हैं, ठीक है। ये देख लें आप, फ्यूचर की वैल्यू, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही है HBL की मार्केट प्राइस के ऊपर। अगर लेट से आप अगर थोड़ा सा मजीद इसको चेंज कर लें और यहाँ पर अगर आप देखें जो 60 दिनों बाद इसकी कीमत चली गई 130 पर। अब सेम एग्रीमेंट इनको करना पड़ेगा, लेकिन अब जो है ए को काफी ज्यादा नुकसान हो गया और बी को फायदा हो गया। बी ने 105 का स्टॉक खरीद के मार्केट में गया और मार्केट में 130 का बेचा और उसको क्या हो गया, वहां पे फायदा हो गया। तो फ्यूचर की ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने यहाँ पे किया, so your value of the future contract is depend on the value of the HBL stock, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, तो यही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन समझा मैंने आपको दिया, अब आप इसको थोड़ा सा देख लें कि डेफिनेशन इसकी। ऑप्शंस की बात करेंगे, जो जो मोस्ट कॉमन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ऑप्शंस, उसमें हमारे पास ऑप्शंस आर द डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स इन ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द राइट, उसको राइट देते हैं और उसको एक ऑप्शन देते हैं। इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन, पहली बात ये याद रखनी है। जिस तरह मैंने आपको पिछली एग्जांपल में कहा कि उसके बाद ए की बी की ऑब्लिगेशन थी कि उसने खरीदना ही खरीदना है, इसमें ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है, टू द बायर और टू बाय और सेल द फाइनेंशियल एसेट, कि वो बाय और सेल करे फाइनेंशियल एसेट को एट द स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस, कोई प्राइस उसने बताई होती है, उस प्राइस के ऊपर जो है वो खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं खरीदना चाह रहा तो वो अपनी ऑप्शन को जो है वो एक्सरसाइज ना करे। तो ये एक किस्म का जो है ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को ये एक किस्म का राइट दिया जाता है, एक किस्म की ऑप्शन दी जाती है कि वो खरीदना चाह रहा है एट सम फ्यूचर डेट, वो खरीदना चाह रहा है उस प्राइस पे तो खरीद ले, अदरवाइज ना खरीदे। सो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट पे
फी जो इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेगा वो ये फी लेगा, जिसको हम लोग ऑप्शन प्राइस कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन को सेल करेगा वो एक किस्म के कमीशन या प्रीमियम और ऑप्शन प्राइस जो है वो चार्ज करेगा बायर को, क्योंकि बायर को वो ऑब्लिगेट नहीं कर रहा, बायर को वो राइट दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है। तो buyer must pay for this contract. On the other hand, future contract भी एक agreement है, an agreement between two parties, then that they agree to transact with the respect of some financial asset कि वो transaction करेंगे future date में at predetermined price, एक पहले से ही डिसाइड की गई कीमत होती है किसी फ्यूचर डेट के ऊपर, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कि एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस के ऊपर फ्यूचर डेट के अंदर किसी न किसी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के अंदर प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे चीजों का एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द टू पार्टी। वन पार्टी एग्री टू बाय द फाइनेंशियल एसेट, द अदर पार्टी एग्री टू सेल द फाइनेंशियल एसेट, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट in future contract case both parties are obligated, both obligated होती हैं, this is the most important part, obligated to perform and neither party जो है वो चार्जेस अ फी, कोई भी फी चार्ज नहीं करता इसके अंदर। अदर इन्वेस्टमेंट टूल जो आपको हेल्प करेंगे और जो आपने आगे जाके हम लोग जिनको देखेंगे, दीज आर द म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल एंड फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स। फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं, दिस इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसको यहाँ पे पढ़ना थोड़ा जरूरी है बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय दीज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स हियर। सो ये हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर के टूल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स को। सो देयर इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज हम लोगों ने जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के टूल्स को स्टडी किया था, उनमें से कुछ बेसिक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को हमने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फी मान अल्लाह।